कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स हमारी बॉडी में जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है। और अगर बॉडी के किसी एक पार्ट में कोई हैपनिंग हो रही है, उस हैपनिंग को ब्रेन तक ले जाना और ब्रेन से उसके अपोजिट में कोई रिस्पॉन्स लेकर आना, ठीक है, वो काम क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे काम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में कर कौन रहा है, ये सारे के सारे काम हो रहे हैं हमारी बॉडी में। दो तरीके के सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम, हालांकि हमें एक ही पढ़ना है, और एक होता है हमारा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन, ठीक है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दोनों ही सिस्टम हमारी बॉडी में जितनी भी फंक्शनिंग होती हैं, और उन फंक्शनिंग के बेसिस पर जितने भी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो सारे काम इन दोनों सिस्टम के अंदर ही होते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूरॉन्स को, और अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा हार्मोन्स को। तो अभी हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं यहाँ पर न्यूरॉन्स से, ठीक है, हार्मोन्स को। एंडोक्राइन सिस्टम में हमें पढ़ना पड़ेगा हार्मोन्स को, क्योंकि वहां पर सारी सिग्नलिंग, सारी बात एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना किसकी हेल्प से होता है, हार्मोन्स की हेल्प से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स हमारी बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें बहुत सारी फंक्शनिंग होती है। बहुत सारी फंक्शनिंग यानी कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। तो मशीन में तो काम होता है, तो वैसे ही हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं, और उन वर्क पर क्या रखना जरूरी है, कंट्रोल रखना जरूरी है, और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि एक जगह पर अगर कोई एरर हो रहा है तो वो इंफॉर्मेशन स्विच ऐसी जगह पर हो जाए जहां पर उसके अपोजिट में कंट्रोल हो जाए, या उसके अपोजिट में कोई ऐसा रिस्पॉन्स ले लिया जाए जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये सारी फंक्शनिंग किसमें होगी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो हमें दो चीजें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी में दो तरीके से कंट्रोल और दो तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब कैसे, पहला तो होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन या फिर सेलुलर कोऑर्डिनेशन, वो होता है नर्वस सिस्टम के अंदर। नर्वस सिस्टम के अंदर कौन करते हैं, न्यूरॉन्स करते हैं ऐसा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और दूसरा कोऑर्डिनेशन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में, और उसको बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। कोई किसी ना किसी तरीके के केमिकल्स, और यहाँ पर स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है, हार्मोन, ठीक है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम है, बस बेसिकली वी विल टॉक अबाउट फर्स्टली अबाउट दिस। तो नर्वस सिस्टम, सबसे पहली चीज कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, हम कोई भी हमारे एनवायरनमेंट में कोई रिएक्शन हो रही है, उससे हमें कोई स्टिमुलस मिला, जैसे कि बहुत ठंड पड़ रही है, उससे हमें क्या लग रही है, हमें बहुत ठंड लग रही है। अब ये जो ठंड हमें लगी, या फिर कोई भी चीज को हमने, किसी भी स्टिमुलस को एक्सेप्ट किया, किसी भी स्टिमुलस को रिसीव किया, वो स्टिमुलस सबसे पहले कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन तक जाएगा। उसके अपोजिट में ब्रेन कोई रिस्पॉन्स लेगा, फिर उस ब्रेन के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमारी जो है हमारा एक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो एनवायरमेंटल स्टिमुलस को रिसीव करती हैं, जो एनवायरमेंटल स्टिमुलस को रिसीव करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। हमारी बॉडी में, और ये जो रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें, बेसिकली हमारी बॉडी में ये रिसेप्टर्स जो है ना, इन्हें हम कह सकते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। क्या कहेंगे इन्हें, सेंसरी रिसेप्टर्स। और सेंसरी रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में कितने होते हैं, जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उतने ही हमारी बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। आप कितनी जगह पर रिसेप्शन हो रहा है, आई मीन रिसीव कर रहे हैं हम, रिसेप्शन नहीं सॉरी, कितनी जगह पे हम रिसीव कर रहे हैं एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को। सबसे पहला हमने किसी भी चीज को स्मेल किया, सेंसरी रिसेप्टर, ये अपने आप में इंग्लिश में लिखा है बेटा। डेफिनेशन मीन्स यू वांट टू राइट द नोट्स। नोट्स बेटा मैं प्रोवाइड कर दूंगी, अभी एक्सप्लेनेशन सुन लो, नोट्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नोट्स अगर हम लिखवाएंगे ना, टॉपिक नहीं पूरा हो पाएगा। नोट्स में दे दूंगी, डोंट यू वरी अबाउट दैट। रिसेप्टर्स, the organs which receives stimulus from the environment and forward them to our brain, and brain take the decision opposite to those stimulus and give the command to the particular organ। पर्टिकुलर ऑर्गन को, स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब किसी ने हमें नकोच दिया, वो स्टिमुलस, कोई किसी को प्रोवोक करे, पोक करे,
उसे कहते हैं स्टिमुलस। किसी ने किसी चीज को आकर काम को इनिशिएटिव कर दे दिया, कि मतलब पोक कर दिया, ठंड लगी पोक कर दिया, हमें कुछ गर्म लगा हमने हाथ झटके से हटा लिया, तो ये पूरा एक क्या हो गया, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स हो गया। हमारी बॉडी में अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें तो कितने रिसेप्टर्स होते हैं, 5 अकॉर्डिंग टू आवर सेंसेस। 5 रिसेप्टर है। एक हमारा नोज है, नोज को कहते हैं ऑल्फैक्टरी, ये वैसे एक बार हो चुका है जो उस क्लास में प्रेजेंट होंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे ईयर, ईयर से हमें क्या साउंड, हमें तो इसको हम बोलेंगे कौन सा रिसेप्टर, ऑडिटरी, ओके, ऑडिटरी रिसेप्टर ईयर। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन क्या है, आईज कौन सा रिसेप्टर है, विजुअल, या ऑप्टिक भी कह सकते हैं, विजुअल और ऑप्टिक बोथ यू कैन से, विजुअल या फिर ऑप्टिक रिसेप्टर, ठीक है। इसके बाद क्या आगे, टंग, टंग है हमारी कौन सा रिसेप्टर है, गस्टेटरी रिसेप्टर, मतलब ये टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा, इसे कहेंगे गस्टेटरी रिसेप्टर। एंड लास्ट दांत, हाँ दांत, दांत क्या रिसीव करेंगे, दांत क्या रिसीव करेंगे बेटा जी, अच्छा कभी कभी दांत भी रिसीव करते हैं, वैसे उसकी बात में कुछ तो रहस्य है। जब सेंसिटिविटी हो जाती है ना, जब इनामिल हट जाती है दांतों की, इनामिल हट जाती है, जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, जो प्रोटेक्ट करके रखती है, जब वो हट जाती है तब क्या होता है, सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो हमें झंझनाहट महसूस होती है ना। फिर हम क्या यूज करते हैं, सेंसोडाइन, है ना। तो ये वो वाला बता रहे हैं हमें। तो लेकिन हमारी बॉडी में जो परमानेंट रिसेप्टर है वो है स्किन, ठीक है। और ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है, ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, स्किन। हाँ जी, स्किन, स्किन जो है वो रिसीव करती है TOUCH, टच रिलेटेड रिसेप्टर्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं थर्मो रिसेप्टर भाई। तो टच रिलेटेड, भाई टच करके पता लगेगा कि गर्म है कि ठंडा है कि नॉर्मल है या एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ये टच रिलेटेड रिसेप्टर, स्किन, थर्मो रिसेप्टर, THERMO, थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, रिसेप्टर्स हो गए, हमारी बॉडी की वो चीजें जो एक्चुअली इन्वायरमेंट से किसी भी स्टिमुलस को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको कहाँ तक पहुंचाती हैं, ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और ब्रेन उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स लेता है, उसके लिए रिस्पॉन्स लेता है और उसको दोबारा से टारगेट ऑर्गन तक लाती हैं। समटाइम्स क्या होता है, देखो हमारा याद ध्यान से सुनना, समटाइम्स क्या होता है, रिसीविंग ऑर्गन एंड टारगेट ऑर्गन दोनों सेम होते हैं। कभी कभी क्या होता है, रिसीविंग ऑर्गन दूसरा है और टारगेट ऑर्गन दूसरा है। कैसे, गिव एनी एग्जांपल। नहीं ऑन है, सर कर गए थे, सर के बेटा देखो जरा, ऑन है, सर कर गए थे, लो इतना बढ़िया तुम्हारा वो भी कैच हो गया उसमें, है ना, है ऑन है फिलहाल, ठीक है। ये हमारा रिसीविंग ऑर्गन है, रिसीविंग ऑर्गन जिसने स्टिमुलस को रिसीव किया, टारगेट ऑर्गन जिसको ब्रेन ने बात पहुंचाई, किसी ने हमसे बुरा भला कहा, किसका काम हुआ, किसने सुना, हमारे ईयर्स ने, हमारे कौन से रिसेप्टर्स ने काम किया, ये वाले ने। किसी ने इतना बुरा भला कह दिया कि ब्रेन तक जब बात पहुंची, ब्रेन ने कहा मार दो इसके एक थप्पड़, तब टारगेट ऑर्गन क्या हो जाएगा, हमारा हाथ, स्किन। टारगेट ऑर्गन कोई भी हो सकता है, हमारे इन सारे रिसेप्टर्स के अलावा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, टारगेट ऑर्गन दूसरा हो गया और रिसेप्टर ऑर्गन दूसरा था, ठीक। दूसरी बात, समटाइम्स क्या होता है, हमारी आंखों ने कुछ बहुत बुरा दुखद देखा, जिसमें हम पिटी फील कर रहे हैं, बहुत दया आ रही है, बहुत बुरा लग रहा है, उस कंडीशन में ये भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक गई, ठीक है।
वापस में ब्रेन ने क्या कहा, थोड़ा रो दो, तो रिसीविंग ऑर्गन भी सेम था और टारगेट ऑर्गन भी यहाँ पर सेम हुआ। बात समझ में आई कि जरूरी नहीं है कि जहां से हम बात को एक्सेप्ट करें हम अपना एक्सप्रेशन भी वहीं पर दिखाएं, इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन ये ऐसा भी नहीं कि ऐसा नहीं ही होता है, हो सकता है और हो नहीं भी सकता है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये जो सारी हम बातें कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा करा और हमने ऐसा करा, तो क्या हमारा जो हमारे कानों ने कोई बात सुनी, उस बात को लेकर कौन गया था दिमाग तक या हमारे ब्रेन तक, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, इस बात को लेकर कौन गया था भाई, कौन गया होगा लेकर, न्यूरॉन्स। इस बात को लेकर कौन जाएंगे, न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर स्टार्ट होती है कहानी किसकी, न्यूरॉन्स की, क्योंकि न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट किसकी, ऑफ नर्वस सिस्टम। कौन है भाई, मुझे लग रहा है न्यूरॉन की स्पेलिंग में गलत लिख रही हूँ, NU होता है NEU, आई एम गेटिंग इट, सही है, सही है, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड लिटिल बिट। हाँ, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। देखो देखो बच्चे कितने मन से आते हैं, कितने टाइम तक आ रहे हैं, देखो 4:40 हो गया, आधा घंटा लेट बच्चे आ रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं न्यूरॉन की, बेटा चेयर अरेंज करनी पड़ेगी। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें, ये रब कर दूं मैं, इधर साइड का हो गया, सारे रिसेप्टर्स नहीं नहीं नए नहीं है, बहुत कम आ रहे हो, आई एम सरप्राइज्ड कि बच्चे इतने कम क्यों आ रहे हैं, भाई रेगुलर हो जाओ, टाइम पे आओ। न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, ये राक्षस है ना, ठीक, ये और ये देखो न्यूरॉन में बेसिकली कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, साइटॉन, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। साइटॉन ये जो पार्ट है, दिस वन, ये इतना जैसे सर है, हाँ लिखेंगे लिखेंगे बेटा लिखेंगे, डोंट वरी, साइटॉन एंड दिस वन, यहाँ पर जहाँ ये फिनिश हो रहा है वहां से दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, यहाँ तक, इसे बोलते हैं एक्सॉन एंड दिस पार्ट छोटू सा डेंड्रॉन, ठीक है। 3 पार्ट है, कुछ जगह पर 2 पार्ट्स भी लिखे हुए हैं, साइटॉन एंड एक्सॉन ही है, डेंड्रॉन नहीं लिखा गया लेकिन ये बना होता है, ठीक है, 2 पार्ट है। साइटॉन को हम क्या कहते हैं, ये जो है ना साइटॉन का वो पार्ट जो सर्कुलर है, जिसके पास ये है मेन चीज, ये मेन चीज क्या है, न्यूक्लियस, जिसके पास ये मेन चीज है जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियस, वो पार्ट जो न्यूक्लियस सस्टेन करता है, मतलब न्यूरॉन का वो पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस किसके अंदर होता है भाई, सेल के अंदर होता है, तो न्यूरॉन का वो पार्ट जो न्यूक्लियस रख रहा है तो वो बन जाएगा सेल बॉडी। तो साइटॉन क्या कह सकते हैं, साइटॉन्स में अगर हम डेंड्राइट्स को छोड़ दें तो हम इतने पार्ट को कह सकते हैं सेल बॉडी। क्यों कहेंगे सेल बॉडी, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ न्यूरॉन पॉजेस न्यूक्लियाई एज अ सेल, जैसे सेल के पास में न्यूक्लियाई होता है वैसे इसके पास में भी क्या है, न्यूक्लियाई, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सेल बॉडी। बात समझ में आई, सेल बॉडी और साइटॉन, कभी कभी कहीं कहीं पर साइटॉन के पास में ब्रैकेट में सेल बॉडी लिखा हुआ है, वो भी गलत नहीं है क्योंकि साइटॉन एक्चुअली वही पार्ट है जहां पर सेल बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। बस यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है, वो क्या है, साइटॉन में कुछ एक्स्ट्रा क्या है, साइटॉन्स में नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट है,
डेंड्राइट्स क्या है प्रेजेंट, डेंड्राइट, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या है, सर के बाल हैं, न्यूरॉन के हेयर्स हैं, ये बहुत सारे हेयर्स हैं और बेसिकली इनका बहुत बड़ा रोल है, इनका ही बहुत बड़ा रोल है, रोल क्या भी बताते हैं। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, इधर हमारा ट्यूबुलर पार्ट और या इलोंगेटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। इलोंगेटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ फिनिश्ड अप हो जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्सॉन। और एक्सॉन कवर्ड रहेगा इनसे, ये बताए डब्बे बनाए ना बॉक्सेस, इनको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या है ये, माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ के अंदर ये जो डॉट्स लगाए, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये है SCHE शिवॉन सेल्स। क्या है ये, एक्चुअली ये जो शिवॉन सेल्स प्रेजेंट है माइलिन शीथ के अंदर, या फिर कह सकते हैं, देखो दो तरीके से समझ लेना, माइलिन शीथ जो है वो एक इंसुलेटेड शीथ है, इंसुलेटेड कवरिंग है। इंसुलेटेड कवरिंग का मतलब अभी बताते हैं, सब जानते होंगे वैसे तो। ये जो है ना इंसुलेटेड शीथ है या माइलिन शीथ बनती है शिवॉन सेल्स के द्वारा। शिवॉन सेल्स एक सिक्रीशन देती है कहाँ पर, एक्सॉन के ऊपर, और वो सिक्रीशन एक्सॉन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और एक इंसुलेटेड शीट बना लेता है। इस शीट को हम कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं, माइलिन शीट। माइलिन शीट किसने बनाई, माइलिन शीट, देखो 3-4 क्वेश्चन है, आंसर देना। हु प्रिपेयर्ड या हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, शिवॉन सेल्स। secretion of Schwann cells is responsible for the formation of myelin sheath. Secretion of Schwann cells is responsible for the formation of myelin sheath. First, second है which type of charge is present on myelin sheath? No, there is no charge because myelin sheaths are completely insulated. ये कंडक्शन नहीं करती। अब यहाँ पर इंसुलेशन या कंडक्शन हम किसके सेंस में कहेंगे भाई, यहाँ पर इंसुलेशन कंडक्शन हम कहेंगे इंफॉर्मेशन के सेंस पर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही, कोई करंट नहीं सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर सप्लाई हो रही है इंफॉर्मेशन की। जो बात आ रही है मैकेनिकल, जो हमारे क्या आ रहा है, मैकेनिकल इंफॉर्मेशन आ रही है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ से ये इसका ये इंसुलेटेड होने का क्या फायदा है, पता है क्या फायदा है, यहाँ से बाहर अगर कोई न्यूरॉन यहाँ से टकरा भी जाएगा, ध्यान से सुन लेना कि एक्सॉन वाले पोर्शन से कोई न्यूरॉन टकरा भी जाएगा, तब भी न्यूरॉन अपनी बात को उसे नहीं देगा, क्योंकि टकराएगा किससे, माइलिन शीट से। और माइलिन शीट तो क्या है, इंसुलेटेड है, एक इंसुलेटर है। तो जब बात यहाँ पर, जैसे कि वायर है, प्लास्टिक के वायर के ऊपर अगर हम कुछ प्लास्टिक का वायर रख दे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक उसके अंदर के कॉपर वायर से कनेक्ट ना करें। तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि कॉपर वायर तो ये है ना अंदर वाला, बात यहाँ से शुरू होके यहाँ से आई, बात यहाँ से अंदर आई, इंटरप्रेटेड हुई, फिर यहाँ से डेंड्राइट तक चली गई, डेंड्रॉन्स तक चली गई, और डेंड्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा दूसरे न्यूरॉन को, क्योंकि ये तो कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। अगर मान लो कि दूसरा न्यूरॉन आया, यहाँ टकरा गया, तो ये कहेगा नहीं भाई ये जगह सही नहीं है, यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं उसी के साथ करूंगा जो न्यूरॉन मेरे डेंड्रॉन से कनेक्टेड होगा, जिसने मेरे साथ में सिनेप्सिस कर रखी होगी, सिनेप्स बना रखा होगा, मैं केवल इंफॉर्मेशन को उसके साथ में शेयर करूंगा, मैं किसी और के साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करूंगा। उसके लिए क्या करता है, लॉक लगा लेता है, और लॉक का नाम है माइलिन शीट। माइलिन शीट किसने बनाई, शिवॉन सेल्स ने बनाई, शिवॉन सेल्स के सिक्रीशन ने बनाई, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यानी कि एक्सॉन क्या है, एक्सॉन इज द elongated part of neuron which having myelin sheath which is formed by the secretion of Schwann cells which are completely insulated, means they do not allow the information from one to another neuron, यहाँ से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं जाएगी, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। अब बात आती है हमारी यहाँ, इसको हम वैसे कहते हैं टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, कहीं कहीं पर पता ये डेंड्रॉन ना लिखकर, चलो वही लिख दो, इसको लिखा होता है एक्सॉन। टर्मिनल का मतलब क्या होता है बेटा जी, टर्मिनल का मतलब किसी चीज की एंडिंग, जो पास करे, खत्म हो रही है, जहां पर जो बात खत्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल है। तो अब यहाँ पर ये ना गोले बना रखे हैं मैंने, छोटे छोटे दिख रहे हैं गोले, इनको, क्योंकि ये जो ना गोले मतलब ये मानो ये एक्सॉन टर्मिनल है,
यहाँ से ये दूसरा न्यूरॉन, इसके नीचे कोई दूसरा न्यूरॉन है, ऐसे समझ के चलो। इस एक्सॉन के टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से कनेक्टेड हो जाएंगे, और कनेक्शन के बेस पर ये क्या करेंगे, जो इसके टर्मिनल से, ये वाला यहाँ मानो, इसके टर्मिनल से जो इंफॉर्मेशन आ रही होगी वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ आके सेल बॉडी में एंड सो ऑन। फिर तीसरा न्यूरॉन आएगा, वो इसके एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ा होगा, फिर सेम कंडीशन। मतलब क्या है, एक पाथवे बन जाएगा। किसका पाथवे बन जाएगा, इंफॉर्मेशन के लिए। न्यूरॉन टू न्यूरॉन बात हमारी कन्वे होती रहेगी, और तब तक कन्वे होती रहेगी जब तक हमारी बात हमारे टारगेट कंट्रोलर तक ना पहुंच जाए। हमारा कंट्रोलर कौन है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। भाई दोनों में से कोई ना कोई डिसीजन लेकर हमें बता देगा कि हमें आगे क्या स्टेप उठाना है, क्या स्टेप लेना है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। हाँ, न्यूरॉन इज अ सेल, और न्यूरॉन एक ऐसी सेल है जो एक बार बनने के बाद इसमें कभी भी क्या नहीं होता, डिवीजन नहीं होता। जैसी बन गई वैसी है। ठीक है, जो काम करने के लिए बन गई वैसी अपना काम कर रही है। ठीक है, ये बात हुई हमारे न्यूरॉन की। अब ये जो बटन बनाए हैं इनको बोलते हैं सिनेप्टिक बटन। क्या बोलते हैं इन्हें, सिनेप्टिक बटन। इनसे क्या फायदा होता है, सिनेप्टिक बटन एक्चुअली, जैसे ये ऐसे कंसीडर करके चलो, ये एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं और ये दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल वाले डेंड्रॉन्स हैं। तो ये जब आएंगे आपस में ये जुड़ेंगे तो इस सिनेप्टिक बटन की हेल्प से, जो सिनेप्टिक बटन का काम क्या है एक्चुअली, ये सुनो। जैसे कि कोई काम हुआ, इंफॉर्मेशन आई, वो इंफॉर्मेशन आती है मैकेनिकल वेव्स की फॉर्म में, ठीक है, ट्रांसमीटर्स की फॉर्म में। और जैसे ही ये सिनेप्टिक बटन पर पहुंचती है तो सिनेप्टिक बटन इसे स्विच कर देता है। क्या स्विच करता है, कहते हैं कि मैकेनिकल वेव्स तो तब जाएंगी, ध्यान रखो, जैसे कि जैसे यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, जैसे हम दीवार में कुछ मारते हैं तो जब हम इसमें कान लगाएंगे तो हम प्रॉपरली सुन पाते हैं। जब हम इस चीज से कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर मारेंगे हम वाइब्रेशन नहीं सुन पाएंगे। जैसे हम यहाँ पर धप-धप करें, उतनी अच्छी आवाज नहीं आएगी। वाइब्रेशन हम तब फील कर पाएंगे जब हम बिल्कुल इसमें अपने ईयर को टच कर दें। वही कंडीशन यहाँ पर है कि जो सिनेप्सिस होती है वहां पर एक न्यूरॉन के डेंड्रॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स आपस में कंप्लीटली कनेक्टेड नहीं होते। मैंने बताया था ना कि तो दो न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा स्पेस रह जाता है और उस स्पेस को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, तो जो वाइब्रेशन आ रहे हैं, मैकेनिकल वाइब्रेशंस आ रहे हैं बात के, तो वो तो ब्रेक हो जाएगा भाई। वो तो कंटिन्यूशन तब रहेगा जब ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। बात समझ में आई। तो लेकिन यहाँ पर ये आपस में जुड़े नहीं है, तो यहाँ पर एक लगा सिनेप्टिक बटन, वो स्विच करता है। वो कहता है अच्छा अब मैकेनिकल वेव्स हैं, इनका कन्वर्जन हो जाए केमिकल्स में, न्यूरोट्रांसमीटर्स में हो जाए। तो वो इस इंफॉर्मेशन को केमिकल्स की फॉर्म में स्विच कर देता है, और केमिकल्स तो पोर हो ही जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। वो केमिकल्स दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचे, जैसे ही दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से टकराए वैसे ही सिनेप्टिक बटन का काम खत्म, क्योंकि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स फिर से इसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मैकेनिकल वेव्स में। फिर वही प्रॉब्लम, वो काम चलता रहेगा। फिर ये यहाँ से यहाँ तक आएंगे दूसरे न्यूरॉन में, फिर सिनेप्टिक बटन पे आएंगे, फिर इसे केमिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाएंगे, एंड सो ऑन। प्रोसेस यही चलता रहेगा जिससे हमारी इंफॉर्मेशन हमारे टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगी। इतनी चीज समझ में। इसका एक्सॉन टर्मिनल, ये सिनेप्टिक बटन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई, न्यूरॉन समझ में आया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि हम बार बार न्यूरॉन की बात करें, क्या सारे न्यूरॉन सेम होते हैं? क्या सारे न्यूरॉन सेम होते हैं कि ऑर्गन, जिस ऑर्गन से बात आई, जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम हुई, उस ऑर्गन की बात सुनने वाले और ब्रेन से उसकी बात सुन के वापस लाने वाले न्यूरॉन सेम होते हैं? नहीं भाई, न्यूरॉन होते हैं बेसिकली, कह सकते हैं दो तरीके के, लेकिन इनके टाइप 3 भी हो गए। तो कहीं कहीं पर 3 भी लिखे हैं, कहीं कहीं पर 2 भी लिखे हैं। 2 कहाँ कहाँ पर लिखे हैं और 3 कैसे बन जाते हैं? ठीक है, ये देखो 2, अगर हम 2 की बात करें तो 2 में हम केवल नाम लिखेंगे सेंसरी एंड मोटर। 2 में अगर हम बात करें तो 2 न्यूरॉन हमारे कौन से हो जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। ठीक है, जहां पर ये
तीन की बात कर रहे हैं, कह दे कि तीन तरीके के होते हैं, राइट द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो तीसरा कौन सा लिखेंगे हम, बताओ भाई। तीसरा कोई स्पेसिफिक नहीं होता, तीसरा हो जाता है मिक्स्ड न्यूरॉन। ठीक है, बात समझ में आई। अब मिक्स्ड न्यूरॉन का मतलब क्या है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, नाम से नाम लिखा है ना सेंसरी, और अभी हमने इससे पहले हमने क्या पढ़े थे, सेंसरी रिसेप्टर्स पढ़े थे, सेंसरी रिसेप्टर्स पढ़े थे, और ये न्यूरॉन कह रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन किसके पास होंगे, सोच के देखो, ऐसे नाम ही रिजेंबल कर रहा है, सेंस ऑर्गन के पास होंगे। ऑब्वियसली बात है, हमारे सारे सेंसरी रिसेप्टर्स के पास में क्या होंगे, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरे शब्दों में अगर हम, दूसरे वर्ड्स में अगर हम इस बात को क्लैरिफाई करें, देन वी कैन से द न्यूरॉन विच रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है, एंड टेक दिस इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, दोज न्यूरॉन आर नोन एज सेंसरी न्यूरॉन। और सुन लो, सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर आ रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा, जो न्यूरॉन जब ब्रेन उस पर इंटरप्रेशन कर रहा है, इंटरप्रेटेड कर रहा है उस इंफॉर्मेशन पर, उसके लिए कोई सा रिजल्ट दे रहा है, तो वो न्यूरॉन जो ब्रेन से रिस्पॉन्स को वापस टारगेट ऑर्गन या रिस्पॉन्डिंग ऑर्गन तक लेकर आएंगे, वो कौन से न्यूरॉन होंगे, मोटर न्यूरॉन। बात समझ में आई, एक सेंसेस को लेकर जा रहा है, दूसरा इंफॉर्मेशन या फिर रिस्पॉन्स को वापस लेकर आ रहा है। तो जो सेंसेस को, जो किसी बात को, किसी परेशानी को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन, और जो ब्रेन से उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स को वापस लेकर आ रहा है टारगेट ऑर्गन तक, उसे हम क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन। समझ में आ गई बात। तो ये मिक्स्ड न्यूरॉन क्या है भाई, बताएं मुझे, व्हाट इज मिक्स्ड न्यूरॉन, व्हाट आर मिक्स्ड न्यूरॉन्स। मिक्स्ड न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो ये दोनों ही काम कर लेते हैं, है ना, जो सेंसेस को रिसीव भी कर लेते हैं और वापस में रिस्पॉन्स को वापस लाकर शो भी कर देते हैं। और बेसिकली ये वाले न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, अंडरस्टूड। ये पूरी बॉडी में नहीं प्रेजेंट होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि इसे अपनी बात को रिसीव भी करना और डिसीजन करता भी वहां पर स्पाइनल कॉर्ड ही है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को ज्यादा लंबी भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है स्टिमुलस को भेजने में और रिस्पॉन्स को वापस लाने में। अर्नव, वैभव, बहुत नींद, वो सॉरी वरुण, बहुत नींद आ रही है? ठीक है, मिक्स न्यूरॉन समझ में आया, ऊपर वाला। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि हमारे ईयर, नोज, आईज, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे कनेक्टेड रहेंगे और वहां से स्टिमुलस को लेकर जाएंगे, स्टिमुलस को उठाएंगे। मतलब किसी ने हमें पिंच कर दिया, कुछ गर्म लग गया, तो अपनी बात को लेकर भागेंगे कहाँ पर, ब्रेन तक, मतलब सेंस को लेकर जा रहे हैं। क्या लेकर जा रहे हैं, किसी सेंस को लेकर जा रहे हैं, किसी सेंस को लेकर भाग रहे हैं ब्रेन तक, तो उन्हें कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन वापस में रिस्पॉन्स को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन हो जाएंगे। वो देखो, सेंसरी न्यूरॉन ऐसा सोच लो, सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, ये हो गए सेंसरी न्यूरॉन, और ब्रेन टू टारगेट ऑर्गन, हम यहाँ पर टारगेट ऑर्गन लिखेंगे, ठीक है, टारगेट ऑर्गन कुछ भी हो सकता है। टारगेट ऑर्गन आ रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मिक्स्ड न्यूरॉन केवल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारी ब्रेन से कनेक्टेड रहती है और हमारे पैल्विक रीजन तक जाती है, ऐसे 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 करके जाती है। बॉडी कंप्लीटली डिसेबल हो जाती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन में गड़बड़ी आई तो बॉडी का पोस्चर प्रॉपर नहीं रहेगा। बॉडी कहते हैं ना, किसी की गर्दन है, एक भी न्यूरॉन गड़बड़ हुआ, क्योंकि क्या पता वो न्यूरॉन कौन से ऑर्गन से कनेक्टेड, हमारी सारा काम बैकबोन पर ही तो निर्भर है,
जिसकी बैकबोन खराब है तो वो तो पोस्चर ही नहीं बन पाएगा। पोस्चर हमारे में बेसिकली कौन बना रही है, बैकबोन बना रही है। तो एक भी सिंगल न्यूरॉन भी गड़बड़ हुआ तो पूरा स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये हो गई बात कि न्यूरॉन्स कितने टाइप के हैं, कौन से न्यूरॉन कहाँ की बात को लेकर आ रहे हैं। अब दूसरी बात हम कहते हैं एक होती स्पाइनल टू स्पाइनल ही रहता है। स्पाइनल कॉर्ड में कोई किसी ने जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई स्टिमुलस हुआ, पेन हुआ, कोई इंजरी हुई, ठीक है, तो उस बात को रिसीव भी वही न्यूरॉन करेगा। और क्योंकि हमारी बॉडी में एक चीज याद रखना, हमारी बॉडी में डिसीजन केवल ब्रेन नहीं लेता है, स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत सारे डिसीजन ले लेता है। वही मैं आगे वाला जो हमारी बॉडी में क्विक एक्शंस के रिस्पॉन्सेस होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड लेकर हमें वापस बता देता है। कैसे, देखो यहाँ पर हमारी बॉडी में होता है, यहाँ पर सुन लो समझ में आ जाएगा। एक होता है रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क, या फिर हम कहते हैं पाथवे ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको ये भी कह सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये हमारा है सेंस ऑर्गन, मार दिया किसी ने घूसा, है ना, बहुत तेज से चटाक आवाज आई, ठीक, इस बात को सेंस ऑर्गन से कौन लेकर गए, न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन ने ये बात ले जाकर पता किसे दे दी, किसको देंगे ये बात, नहीं भाई, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड को ही देंगे, क्योंकि ये बीच में आ जाते हैं बैरियर की तरह, ये ब्रेन में, तभी तो ब्रेन को, वरना तो ब्रेन हैंग हो जाएगा बहुत जल्दी। सारी जगह गूगल पे सेव कर देते हैं ना, वैसा ही कुछ है यहाँ पर। स्पाइनल कॉर्ड ने बहुत बड़ा पोर्शन क्या कर रखा है, यहाँ पर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एरिया को कवर करके रखा, तो ये थोड़ा सा संभाल लेता है। ब्रेन में अगर सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पहुंचने लगी या सारी ही इंफॉर्मेशन ब्रेन में पहुंचने लगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनना दो चीज। अब स्पाइनल कॉर्ड, हालांकि स्पाइनल कॉर्ड देखता है कि कैसी बात है, ये बहुत ज्यादा क्विक एक्शन वाली बात है या आराम से एक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड कहेगा, दो तरीके, यहाँ से दो मोड बन जाते हैं। जैसे कि हमें कुछ गर्म लगा और स्पाइनल कॉर्ड के पास में जो इन्फॉर्मेशन आई उसे समझ में आया कि एकदम से क्विक एक्शन लेना है, भाई बहुत जल्दी से हाथ हटाना वरना हाथ जल जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड कहेगा छोड़ो ब्रेन को, मैं ही बता देता हूँ मोटर न्यूरॉन को, जाओ और हाथ हटा लो। तो ये होता है क्या, क्या कहेंगे इसे, क्विक एक्शन, या इसको कहते हैं स्मॉल आर्क। इसको क्या कहते हैं, स्मॉल आर्क। भाई यहाँ से गया और वापस फट सीने यहाँ से मोटर न्यूरॉन ने लाकर टारगेट ऑर्गन पर बात को पटक दिया लाकर। समझ में आई बात, ये हो गया हमारा स्मॉल आर्क, ठीक है, फटाक से। लेकिन अब स्पाइनल कॉर्ड ने सोचा अच्छा किसी ने कुछ सुनाया है तो थप्पड़ मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, सोचता है। तो कहते हैं ब्रेन और ज्यादा अच्छे से सोच पाएगा, क्योंकि मेरे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं केवल मस्कुलर एक्शंस कर सकता हूँ, तो सोचने समझने, तो ब्रेन क्या, तो ये स्पाइनल कॉर्ड कहेगा अच्छा क्विक एक्शन की कोई बात नहीं, तो ये स्पाइनल कॉर्ड आगे बात को ब्रेन को ट्रांसफर कर देगा। ब्रेन उसको पढ़ेगा, एसिमुलेट करेगा, उसको देखेगा कि का बात कैसी है, हमें एक्शन कैसा लेना है, तो ब्रेन फिर एक्शन बताएगा, अच्छा वापस में ये करना है। ब्रेन वापस से स्पाइनल कॉर्ड को देगा बात, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहेगा, ब्रेन वापस से स्पाइनल कॉर्ड को बात बताएगा जो रिस्पॉन्स देना है, फिर स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन को देंगे, फिर टारगेट ऑर्गन पर आ जाएगी बात। समझ, तो इसको कहते हैं लॉन्ग आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन के दो आर्क हो जाते हैं जैसे, और तुमने डायग्राम देखा होगा, डायग्राम में ऐसे करके होता है, ऐसे तार की तरह, जैसे डॉक्टर का स्टेथोस्कोप होता है, आपकी बुक में होगा कहीं ना कहीं, देखो तो यहाँ पर होता है हमारे रिसेप्टर ऑर्गन, फिर यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन में आ गए या फिर इधर ब्रेन से चला गया, वहां पर डॉक्टर का स्टेथोस्कोप की तरह एक डिजाइन बनी हुई है आपके इसमें, वो यही चीज है, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं उसे। एक रिफ्लेक्स आर्क है स्पाइनल कॉर्ड से वापस आ रहा है, एक रिफ्लेक्स आर्क ब्रेन तक जा रहा है, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन और फिर टारगेट ऑर्गन तक आ रहा है। अब हमारा इसके बाद का जो नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक हमारा क्या होगा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया, आर्क हो गया, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हो गए। नाउ आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम। एक्चुअली जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला CNS एंड दूसरा PNS, वो हम नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे।